20 तरह का अचार। अरे अमित बेटा कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में? आज सुधांशु का वेट नहीं करेगा? नहीं, मुझे उसका वेट नहीं करना, मैं स्कूल के लिए निकल रहा हूँ। अरे लेकिन हुआ क्या? कोई झगड़ा हुआ है क्या तुम दोनों का? बचपन के दोस्त हो तुम दोनों। आज तक तो तुम उसके साथ ही स्कूल जाते थे, बल्कि जिस दिन वो स्कूल नहीं जाता था मुंह फुलाकर बैठ जाते थे, और अब कह रहे हो तुम उसका वेट भी नहीं करोगे? मम्मा आप क्यों पीछे पड़ जाते हो? मेरा उसके साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ है, मैंने सोच लिया है मुझे सुधांशु के साथ अब कोई दोस्ती नहीं रखनी। लेकिन बेटा ऐसा हुआ क्या है? आपसे बेहतर ये कौन जान सकता है माँ? मेरी और सुधांशु की दोस्ती टूटने के पीछे सबसे बड़ी वजह तो आप ही हो ना। आप ही की जिद की वजह से मुझे आज ये सब झेलना पड़ रहा है। बेटा क्या बके जा रहा है तू? मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा कि तू सुधांशु के साथ अपनी दोस्ती खत्म कर ले। मुझे तो तेरी दोस्ती से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। जो कहना है सीधा सीधा बोल। आपको पता है ना माँ, मुझे ये पसंद नहीं कि आप ये अचार पापड़ का बिजनेस करो, लेकिन फिर भी सारी दुनिया के काम छोड़कर आपको सिर्फ ये अचार पापड़ बनाने का काम ही पसंद आया। आपको जब अपने मन से ही सारे काम करने हैं तो कुछ भी कहने का कोई फायदा ही नहीं है। माना कि तुम्हें मेरा अचार पापड़ का काम पसंद नहीं है, लेकिन इससे सुधांशु की क्या गलती है? उसके साथ दोस्ती क्यों तोड़ दी तुमने? माँ सुधांशु के साथ मैंने अपनी दोस्ती इसलिए तोड़ दी क्योंकि एक सुधांशु ही है जिससे आपके बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है। मैं नहीं चाहता कि वो स्कूल में जाकर सबको ये बात बता दे कि मेरी माँ अचार का बिजनेस करती है। बड़ी मुश्किल से कल मैंने बात को संभाला है। स्कूल में दोस्तों के बीच में बताने जा रहा था कि आपका ऐसा बिजनेस है। फिलहाल तो मैंने इस बात को किसी तरह टाल दिया, लेकिन अब मैंने सोच लिया है ना ही मुझे सुधांशु से कोई दोस्ती रखनी है, ना ही अगले साल से स्कूल में पढ़ना है। मुझे नए स्कूल में एडमिशन लेना है, एक ऐसा स्कूल जहां कोई भी मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ना जानता हो। लोग मेरे बारे में उतना ही जाने जितना मैं उन्हें बताऊं। बेटा तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तुझे पता है तेरी इन बातों की वजह से मुझे कितना दुख पहुंच रहा है? ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया मैंने जो मेरा बेटा सारी दुनिया के सामने मुंह छुपाता घूम रहा है? अरे बेटा अचार का बिजनेस करती हूँ मैं, कोई ड्रग्स नहीं बेच रही हूँ जिसके लिए तुम्हें इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़े। और तुम्हारे पापा के जाने के बाद भूखे मरने से तो अच्छा ही है ना कि मैं अपना कोई काम धंधा शुरू करूं और हम दोनों के लिए एक इज्जतदार जिंदगी की व्यवस्था कर लूं। देखो माँ, अब ये मत कहना आप ये अचार का बिजनेस मजबूरी में कर रही हो। अरे पढ़ी लिखी हो आप, सारी दुनिया के बिजनेस और नौकरियां छोड़कर आपको एक यही अचार पापड़ बनाने का काम ही समझ में आया। बेटे की बात सुनकर माँ पूर्वा को बहुत दुख पहुंचता है। ऐसा नहीं था कि पूर्वा ने अपने बेटे अमित को समझाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उसके लाख समझाने के बाद भी अमित के दिमाग से ये बात निकल ही नहीं रही थी कि उसकी माँ अचार बनाने जैसा एक छोटा सा काम करती है। और कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर भी था कि अगर स्कूल में दोस्तों को इस बारे में पता चला तो वो उसको अचार वाले का बेटा कहकर उसका मजाक बनाएंगे। जैसा अमित ने चाहा वैसा ही हुआ। कुछ महीनों बाद नया सेशन शुरू हुआ और नए साल में अमित ने अपना एडमिशन एक नए स्कूल में करवा लिया था। अमित 12th क्लास में पढ़ता था। उसने माँ के बारे में अपने मन में धारणा बना ली थी जिसे बदल पाना पूर्वा के लिए बहुत कठिन हो रहा था। नए स्कूल में अमित यार तेरे पापा क्या करते हैं? तूने कभी बताया नहीं। मेरे पापा नहीं है, वैसे यूपी पुलिस में थे वो। ओह, फिर तो तेरी मम्मी सब कुछ संभालती है। तेरी मम्मी तो सुपर मॉम निकली यार। ऐसी कोई बात नहीं है यार, पापा की पेंशन वगैरह मिलती है, मैनेज हो जाता है। मम्मी तो बस घर संभालती है। ये मानना पड़ेगा कि पापा के बिना सब कुछ अकेले मैनेज करना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। अमित ने अब यही अपना रूटीन बना लिया था। जब भी कोई उससे उसकी माँ के काम के बारे में पूछता तो वो यही कहता, उसका घर माँ के बिजनेस की वजह से नहीं बल्कि पापा के पेंशन की वजह से चल रहा है। जबकि सच ये था कि पापा की पेंशन तो उसे मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि सरकार ने सरकारी नौकरियों में पेंशन बंद कर दी थी। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अमित बेटा मैं क्या कह रही थी, तेरा बर्थडे है ना, क्यों ना तेरे सारे दोस्तों को घर पर बुलाकर एक छोटी सी पार्टी रखी जाए। और वैसे भी मेरा बिजनेस। मम्मा 1000 बार बोला है मैंने आपसे, अपने बिजनेस के बारे में मेरे साथ कोई बात मत किया करो। मुझे नहीं डिस्कस करना आपका बिजनेस। और वैसे भी अचार पापड़ बनाना कोई बिजनेस नहीं होता, वेस्टेज ऑफ मनी और टाइम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, तुझे मेरे बिजनेस के बारे में बात नहीं करनी मत कर, लेकिन अपना बर्थडे तो मना ले। इस बार तेरा 18वां बर्थडे है। मैं चाहती हूँ तू अपना 18th जन्मदिन धूमधाम से मनाए। अगर आप वाकई ऐसा चाहती हो ना मम्मी कि मैं अपना 18th जन्मदिन खुशी खुशी मनाऊं, तो उसके लिए आप मेरे जन्मदिन से थोड़ा दूर ही रहिए। मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मना लूंगा। आप अच्छी तरह जानती हूँ मैं अपने दोस्तों को लेकर घर आना पसंद नहीं करता। कुछ समय के बाद अमित अपना 12th क्लास पूरा कर चुका था। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। मैंने कई सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल किया था। इंदौर के कॉलेज में मेरा एडमिशन हो रहा है मम्मा, मैंने सोचा मैं वहीं पर एडमिशन ले लूंगा। अरे बेटा तू MBA करना चाहता है ना, तेरे इतने अच्छे मार्क्स आए 12th क्लास में,
तुझे तो यहाँ जयपुर में भी किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, फिर इंदौर क्यों जाना है? और फिर बेटा तुझे तो पता है इस दुनिया में तेरे अलावा मेरा कौन है, तू भी चला जाएगा तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। रहने दो माँ, बात तो ऐसे कर रही हो जैसे आपको बहुत फर्क पड़ता है मेरे होने या ना होने से। मैं घर में रहूं, स्कूल में रहूं या घर के बाहर, आपको तो वैसे भी पूरा समय अपने पापड़ और अचार में ही बिताना होता है। आपने आज तक कभी मेरी पसंद या खुशियों के बारे में सोचा है, जो ऐसे इमोशनल ड्रामा करके दिखा रही हो जैसे मेरे बिना आप रह नहीं पाओगी? तू हमेशा मुझे गलत क्यों समझता है? मैंने तुझे समझाया ना, मैं ये काम हम दोनों की भलाई के लिए कर रही हूँ, ये मेरा शौक नहीं मेरा काम है। प्लीज आपके साथ रोज रोज बहस ना करनी पड़े, इसीलिए तो मैं घर से और आपसे इतनी दूर इंदौर जा रहा हूँ, ताकि आपको भी मुझे देखकर ज्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े। अरे बेटा कैसी बात करता है तू, माँ बाप की जान होते हैं बच्चे। अब तुझे देखकर मुझे स्ट्रेस होने लगेगा क्या? मैं सच में चाहती हूँ तू मेरी आंखों के सामने रहे। तो चिंता मत कर बेटा, मैं तुझे जयपुर के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन दिलवाऊंगी, तेरी पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगी। आपको बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने इंदौर के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इसीलिए सोचा है ताकि मुझे रोज रोज आपकी शक्ल देखनी ना पड़े। जितनी बार आपको देखता हूं मुझे आपके अंदर से वही पापड़ अचार की महक आने लगती है और मेरा सारा मूड खराब हो जाता है। नया शहर होगा, नया कॉलेज होगा, वहां पर कोई मुझे जानता नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात, मुझे रोज रोज अपने दोस्तों को अपने घर न लाने के बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे। मेरी तरह वहां भी बाकी के स्टूडेंट हॉस्टल में रहेंगे और मुझे सबको एक्सप्लेन करना नहीं पड़ेगा कि मेरी माँ क्या काम करती है। पूर्वा को समझ में आ गया था कि उसकी बातों का बेटे के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, इसलिए उसने भी अब खुद को हालातों के हवाले कर दिया। इधर माँ पूर्वा दिन भर अपने अचार पापड़ के बिजनेस को बढ़ाने के लिए मेहनत में लगी हुई थी और दूसरी तरफ बेटा अमित आगे की पढ़ाई करने के लिए इंदौर चला गया था। इंदौर में रहकर अमित को पूरे 4 साल बीत गए थे। इन 4 साल में अमित एक बार भी घर लौटकर नहीं आया। अमित बेटा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी बतानी है तुझे। मेरा अचार का बिजनेस था ना, वो चल पड़ा बेटा, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई, तुझे पता है। अरे यार मम्मा, हर समय अचार पापड़, ऐसा लगता है कि दुनिया में इस पापड़ अचार मुरब्बे के अलावा और कोई बात ही नहीं बची जिस पर हम बात कर सके। और अचार का बिजनेस चल निकला, क्या मतलब है? मिल गया होगा 1000-2000 का कॉन्ट्रैक्ट आपको। अरे कौन सा 10 करोड़ रुपए का अचार बनाकर सनसनी पैदा कर दोगी। मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर अमित फोन काटकर चला गया। क्या बात है, अमित से बात करने के बाद तेरा चेहरा क्यों उतर गया? सब ठीक तो है ना? पता नहीं क्या गलती कर रही हूँ मैं अपने बेटे की परवरिश में। इसके पिता के जाने के बाद मुझे यही लगा था कि अमित ही मेरी जिंदगी का सहारा बनेगा, उसका भविष्य अच्छा रहे, उसे आने वाले वक्त में किसी चीज की कोई तकलीफ ना रहे। इसलिए मैंने कुछ काम करने के बारे में सोचा तो मैंने भी यही था कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपनी डिग्रियों का इस्तेमाल करके कहीं नौकरी कर लेती हूँ। लेकिन नौकरी करने का मतलब होता मुझे अपने बेटे को 10-12 घंटे के लिए अकेले छोड़कर काम के लिए निकलना पड़ता। माँ की ममता में अंधे होकर मैंने अपने नौकरी करने के सपने को भुला दिया और ऐसा काम ढूंढने लगी जिससे मैं घर पर रहकर ही कर सकूं। और उस समय मेरी सहेली विनीता ने मुझे एक सलाह दी। अरे यार, तू क्यों नौकरी ढूंढने के चक्कर में पड़ी है? ऐसी कोई नौकरी नहीं होती जिसके लिए तुझे ऑफिस ना जाना पड़े। मेरी सलाह मान, तू कोई ऐसा काम कर जिसे तू घर पर रहकर कर सके और ठीक ठाक आमदनी भी हो जाए। यही तो समझ में नहीं आ रहा ना यार, ऐसा क्या काम हो सकता है जिसे मैं घर पर बैठकर कर सकूं? सही बताऊं ना तो मेरे अंदर ऐसा कोई हुनर भी नहीं है, बस स्कूल कॉलेज पढ़ाई, इसके अलावा कभी कुछ और सोचा ही नहीं था। अरे यार, किसने कह दिया तुझे कि तेरे अंदर कोई हुनर नहीं है? तेरे अंदर हुनर है, बस तुझे अपने हुनर के बारे में पता नहीं। तेरे कहने का मतलब क्या है यार? ऐसा कौन सा हुनर है मेरे अंदर जिसके बारे में मुझे खुद ही नहीं पता? अचार पापड़ बनाने का हुनर? तेरे हाथ का आम और नींबू का अचार खाया है मैंने, और तेरे हाथ का बना हुआ अचार आज तक मेरे जिस भी रिश्तेदार ने खाया है ना हर कोई बस उंगलियां चाटता रह गया। तुझे शायद पता नहीं यार, ये क्वालिटी भी ना सबके अंदर नहीं होती। तेरे हाथों में सच में जादू है। पूर्वा को यकीन नहीं हो रहा था कि सहेली उसके बने अचार की इतनी तारीफ कर रही है। मुझे तो कभी एहसास ही नहीं हुआ यार कि मेरे हाथ का बना हुआ अचार किसी को इतना पसंद आ सकता है। लेकिन तू कहना क्या चाह रही है कि मुझे अचार पापड़ का ही काम शुरू कर देना चाहिए? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ मेरी दोस्त। क्यों करनी है किसी की नौकरी जब तू अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकती है? फिर पढ़ी लिखी है, सब कुछ मैनेज करना जानती है। और तेरी जानकारी के लिए बता दूं, इस टाइप के बिजनेस में ना अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। कोई चाहे कितना भी हाई फाई हो जाए, अचार पापड़ मुरब्बा हर घर में इस्तेमाल होता है।
और आज के जमाने में जब इतनी मिलावट चल रही है ना, हर कोई घर का बना हुआ अचार खाना ज्यादा पसंद करता है। तो मेरी बात समझ रही है ना? अरे यार, तेरी बात तो ठीक है, लेकिन एक बात बता, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। मैं अचार तो बना दूंगी, लेकिन उसे खरीदेगा कौन? उसे ले जाकर बेचूंगी कहाँ? अरे सब हो जाएगा। तूने तो अपनी सारी जिंदगी सिर्फ भाई साहब और अमित के पीछे भागने में बिता दी, लेकिन मेरी आदत तुझे पता है ना, लोगों से मिलना जुलना, किटी पार्टी में जाना मुझे कितना पसंद है। मेरी जान पहचान में से काफी लोग हैं जो तेरे हाथ का बना अचार खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। तू कुछ मत सोच। और वैसे भी रातों रात बिजनेस नहीं पड़ते, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक तेरे अचार की खुशबू पहुंचने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन एक बार जो तेरे हाथ का अचार चख लेगा वो दोबारा खरीदने के लिए आएगा, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। विनीता के हौसला देने के बाद पूर्वा ने अपना अचार का बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, और आज पूर्वा ने यही खबर सुनाने के लिए अपने बेटे को फोन किया था कि 2 तरह के अचार से शुरू हुआ उसका बिजनेस आज 20 तरह के अचार पर पहुंच गया है। विनीता की कही हुई एक एक बात सच साबित हुई थी। वाकई, जो एक बार पूर्वा के हाथ का अचार खा लेता था वो दोबारा अचार खरीदने के लिए जरूर आता था, लेकिन पूर्वा चाहकर भी अपने बेटे को ये सब नहीं समझा पा रही थी। गुजरते समय के साथ अमित अपनी मां से और दूर होता जा रहा था। धीरे धीरे 2 साल का वक्त और बीत जाता है और अमित का पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है। भाई आज कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनी आने वाली है कॉलेज में, बैठेगा ना इंटरव्यू में? हाँ यार, सिर्फ इंटरव्यू में बैठना नहीं है, हर हाल में ये जॉब लेनी भी है। वैसे भी मुझे अपनी मम्मी के ऊपर डिपेंड रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक बार मेरी जॉब लग जाए उसके बाद ये एहसान भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि मैं उनके उस चीप बिजनेस से पैसे लेकर अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। कुछ देर बाद अमित अपने दोस्तों के साथ कंपनी का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा था। कंपनी का नाम है दी हैंड मेड। एक बात समझ में नहीं आ रही, ये कंपनी बनाते क्या है? अरे यार, तूने इस कंपनी का नाम नहीं सुना? ये अचार की बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत फेमस है। उनकी कंपनी का अचार। अच्छा, तू अचार नहीं खाता क्या? हे भगवान, इस अचार पापड़ के नाम से ही नफरत है मुझे। और नौकरी के लिए सबसे पहली कंपनी आई भी तो अचार पापड़ वाली। माँ के अचार से मुझे इतनी प्रॉब्लम थी, अब क्या मुझे भी अचार की कंपनी में नौकरी करनी पड़ेगी? अरे भाई, क्या सोच रहा है? कंपनी अचार बनाए या फिर मोबाइल फोन, हमें क्या फर्क पड़ता है? कंपनी अच्छी पोजीशन ऑफर कर रही है, अच्छी सैलरी दे रही है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? हाँ, ठीक कह रहा है। और वैसे भी कैंपस प्लेसमेंट है, एक्सपीरियंस के लिए इस समय तो जहां भी सिलेक्शन हो जाए अच्छा ही है। नहीं पसंद आएगा तो कुछ दिन में चेंज कर लेंगे। फिलहाल अमित को जॉब की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो हैंडमेड पिकल्स कंपनी के इंटरव्यू में जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही देर में इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे। जैसे ही अमित इंटरव्यू के लिए अंदर जाता है, सामने अपनी मां को बैठे हुए देखकर हैरान रह जाता है। मम्मा, आप यहाँ पर इंटरव्यू लेने आई हो? हाँ बेटा, हमें अपनी कंपनी के लिए नए कैंडिडेट की जरूरत थी, तो सोचा तुम्हारी तरह एनर्जेटिक यंग लड़कों को मौका देते हैं, इसीलिए कैंपस प्लेसमेंट के लिए आ गए। एक्चुअल में मुझे भी अभी पता चला कि इस प्लेसमेंट में तुम्हारे कॉलेज के बच्चे भी शामिल होने वाले हैं। तुम्हारे कॉलेज के अलावा और भी 5 कॉलेज के बच्चों को इनवाइट किया गया है, और ये देखकर तो मैं भी हैरान हूं कि तुम भी इंटरव्यू देने के लिए आए हो। अमित को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसे अंदाजा ही नहीं था कि जिस अचार पापड़ के काम को वो इतना छोटा और तुच्छ समझ रहा था, उस बिजनेस को उसकी मां ने आज कंपनी बनाकर खड़ा कर लिया है, और जिस कंपनी का वो मालिक हो सकता था, उसी कंपनी के एक छोटे से पद के लिए आज वो इंटरव्यू देने वालों की लाइन में लगा हुआ है। अमित भाई, तुमने तो कभी बताया ही नहीं तुम्हारी मम्मी इतनी बड़ी अचार की कंपनी चलाती है। ये अच्छा मजाक था, अपनी कंपनी में खुद ही इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गए तुम। अमित को पिछले कुछ सालों में मां के साथ किए गए अपने व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्त, किस मुंह से तुझे बताऊं मैंने पिछले कुछ सालों में अपनी मां के साथ क्या किया है। एक्चुअली मेरे पापा के जाने के बाद मेरी मम्मी ने अचार पापड़ का छोटा सा काम शुरू किया था। वो घर से ही अचार बनाकर बेचती थी, लेकिन मुझे कभी भी ये बात पसंद नहीं आई। मैंने मम्मी को बहुत बार मना भी किया, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो अपने बिजनेस पर लगातार फोकस करती रही। और इसी गुस्से में मैंने मां के साथ डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। मुझे अपने दोस्तों को ये बात बताने में शर्म आती थी कि मेरी मम्मी घर से अचार पापड़ बनाकर बेचती है। मां से दूर रहने के लिए मैंने अपने शहर से दूर यहां इंदौर में एडमिशन लिया, और यहां आने के बाद मम्मी से कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की। मैं नहीं जानता था कि मेरे सपोर्ट के बिना मां ने अपने बिजनेस को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। उन्होंने बहुत मेहनत करी है,
और आज वो इस पोजीशन पर पहुंच गई है कि मेरे जैसे 10 लोगों को नौकरी पर रख सकती है। और मैंने क्या किया उनके साथ? मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया। इतना कहकर अमित फूट फूट कर रोने लगता है। भाई गलती तो तूने की है। पहली बात तो हमारे माँ बाप कितने संघर्ष करके हमें पढ़ाते लिखाते बड़ा करते। अगर हम बच्चे ही उनके संघर्ष को ना समझे और उन्हें उनके काम के लिए छोटा महसूस कराए तो इससे बुरी बात उनके लिए और क्या हो सकती है। तूने गलती नहीं, अपराध किया है मेरे भाई, और इस अपराध के लिए तुझे माफी मिलेगी या सजा ये तो तेरी माँ ही डिसाइड करेगी। अभी भी समय है, आंटी जी के पैरों में गिर के माफी मांग ले। उन्होंने अंकल जी के जाने के बाद तेरे लिए जो कुछ किया ना, तू जीते जी उसका एहसान कभी नहीं चुका सकता। दोस्त की बात सुनकर अमित अपनी माँ से माफी मांगता है और कंपनी का मालिक होने के बाद भी कंपनी में एक एम्प्लॉय बनकर काम करना शुरू कर देता है। शायद अमित के लिए यही उसका पश्चाताप था। मुझे तुम पर बहुत गर्व है जया। तुमने हमारे पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया। हाँ दीदी, तुमने तो कमाल कर दिया। अब सब लोग हमारे घर के बारे में बात कर रहे हैं। वाह, बड़ी आई टॉपर। इस सब का क्या फायदा? आखिरकार तुम्हें चूल्हा चौकाई संभालना है ना। इतने नंबर लाकर कौन सा ताज पहनने वाली हो? भाभी, पढ़ाई भी तो जरूरी है। हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए तो पढ़ते हैं। सपने वपने छोड़ो जया, असल जिंदगी में तुम्हें यही सब करना होगा। किसी दिन ससुराल जाओगी ना तो वहां भी यही सुनोगी, खाना बनाओ, घर संभालो। रानी, जया ने इतनी मेहनत की है और उसे उसका फल मिला है। तुम्हें उसकी सफलता की कद्र करनी चाहिए। जया ने जो किया है वो बहुत बड़ी बात है। टॉप करना आसान नहीं होता। अभी आप लोगों को मेरी बात बुरी लग रही है ना? देख लेना, आखिरकार ये घर के कामों में ही उलझ कर रह जाएगी, तब पता चलेगा। हर लड़की के साथ यही होता है। जया को अपनी भाभी की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने ठान रखा था कि वो अपनी मेहनत और लगन से अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगी। कुछ समय बाद जया ने एक नए कॉलेज में दाखिला लेने की बात की। माँ, भैया, मुझे एक बहुत अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। वहाँ की पढ़ाई से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर वहाँ की फ़ीस कितनी है? माँ, फीस थोड़ी ज़्यादा है, करीब 1 लाख रुपए सालाना। 1 लाख रुपए? इतने पैसों में तो इसकी शादी हो जाएगी। और वैसे भी जया की शादी की उम्र हो गई है। हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि और पढ़ाई के बारे में। रानी ने अपनी बातों को कुछ इस तरह रखा कि यश और प्रेमलता को उसकी बात सही लगने लगी। रानी, तुम सही कह रही हो। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? और जया की शादी भी तो करनी है। हाँ यश, मुझे भी यही लगता है कि अब जया की शादी की बात चलानी चाहिए। हम इतने पैसे नहीं जुटा सकते। माँ, भैया, मुझे पढ़ाई करनी है। मेरी जिंदगी का सपना है ये। देखो जया, पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है कि तुम अच्छा घर बसाओ। तुम तो समझदार हो, ये बात समझती हो ना? जया को रानी की बातों से बहुत चोट पहुंची, पर रानी ने तो जया के लिए एक लड़का ढूंढ भी रखा था। वो लड़का अनपढ़ और गरीब था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। रानी ने जया की माँ और भाई को उस लड़के के बारे में बताया और उसका मन बदलने में कामयाब रही। सुनिए सब, मैंने जया के लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा है। बहुत सीधा और नेक दिल है। पर रानी, उसकी पढ़ाई लिखाई का क्या? वो तो अनपढ़ है। माँ, पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़का अच्छा इंसान हो। अगर लड़का अच्छा है, परिवार भी ठीक है, तो हमें और क्या चाहिए? जया के बहुत मना करने और रोने के बावजूद उसकी माँ और भाई ने उसकी शादी उस लड़के से तय कर दी। आखिरकार जया की शादी उस लड़के से हो ही गई जिसे रानी ने चुना था। अब जाकर हुआ है जया के घमंड का अंत। बात बनती थी अपनी पढ़ाई को लेकर। अब देखती हूँ ससुराल में क्या तीर मारेगी। बढ़िया ही टॉपर। रानी बहुत खुश थी, लेकिन बेचारी जया के ससुराल में हालात बहुत खराब थे। उसका पति पंकज एक छोटी सी परचून की दुकान चलाता था, जो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। माँ, दुकान की हालत बहुत खराब है। ग्राहक कम हो गए हैं और मुनाफा भी नहीं हो रहा। पंकज, मैं जानती हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तुम कोई जॉब भी तो नहीं कर सकते। माँ जी, हम कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। मैं भी कुछ करने की कोशिश करूंगी। अरे जया, तुम क्या करोगी भला? अचानक जया के पास उसके भाई यश का फ़ोन आया। उसने फ़ोन उठाया और बात करने लगी। हेलो जया, कैसी हो? भैया, यहाँ हालात बहुत ख़राब है। आज घर में खाने को भी कुछ नहीं है। जया, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ लेकर आता हूँ।
यश ने तुरंत अपनी पत्नी रानी से खाना बनाने को कहा। रानी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। क्या? जया के लिए खाना बनाना है? इतना सब करने के बाद भी उसकी जरूरतें खत्म नहीं होती? रानी, जया मेरी बहन है और उसे हमारी मदद की जरूरत है। ठीक है, लेकिन देखिए ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं कुछ नहीं करने वाली। रानी ने बेमन से खाना बनाया और यश ने उसे लेकर जया के ससुराल पहुंचाया। भैया, तुमने मेरी बहुत मदद की, मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया करूं। जया, तुम चिंता मत करो बहना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जया, हम खुशकिस्मत है कि यश ने हमारी मदद की, पर हमें कुछ और भी सोचना होगा। हाँ माँ जी, ऐसे तो नहीं चल सकता। इधर जया परेशान थी, उधर रानी गुस्से में थी कि जया की मदद क्यों की जा रही है। इसी बीच एक दिन फिर यश अपनी बहन जया से मिलने उसके ससुराल पहुंचा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा पंकज ने फटी हुई शर्ट पहन रखी थी। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा। पंकज, आपकी ये शर्ट फटी हुई है, आपके पास दूसरी शर्ट नहीं है क्या? नहीं भैया, हमारे पास ज़्यादा कपड़े नहीं है, जो है वो भी पुराने हो गए हैं। भैया, हम क्या कर सकते हैं, हालात बहुत मुश्किल है। यश का दिल अपनी बहन और बहनों की हालत देखकर टूट गया। वो बिना कुछ कहे वापस अपने घर चला आया। घर आकर उसने अपने कपड़े निकाले, उनमें से कुछ अच्छे कपड़े चुने। वो फिर से जया के ससुराल पहुंचा और पंकज को कपड़े देने लगा। भैया, ये सब क्या है? मैं ये कपड़े नहीं ले सकता। पंकज, मैं ये कपड़े तुम्हारे लिए लाया हूँ, प्लीज़ मना मत करो। लेकिन भैया, ये आपके कपड़े हैं, मैं इन्हें कैसे ले सकता हूँ? अब मेरा तुम्हारा कुछ नहीं, तुम भी मेरे परिवार का हिस्सा हो, प्लीज़ इन्हें रख लो। यश ने ज़बरदस्ती पंकज को कपड़े दे दिए, लेकिन जब इन सब की भनक रानी को लगी तो वो गुस्से से लाल हो गई। यश, तुमने अपने सारे कपड़े जया और पंकज को क्यों दे दिए? रानी, वो हमारी बहन और बहनोई है, उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। मदद? इस तरह से? क्या तुम समझते नहीं कि ये हमारे घर के लिए सही नहीं है? रानी, मैंने जो किया है वो सही है, हमें अपने परिवार की मदद करनी चाहिए। रानी और यश के बीच इस बात को लेकर झगड़ा बढ़ गया। रानी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि यश ने इतने सारे कपड़े जया और पंकज को दे दिए। वो तुरंत जया के ससुराल पहुंची और उसने बिना किसी देरी किए जया को ताने देने शुरू कर दिए। वाह जया, तुमने तो नया तरीका ही ढूंढ लिया है, अब भैया के कपड़े भी तुम्हें चाहिए? शर्म नहीं आती तुम्हें? भाभी, वो मेरे भाई हैं, उन्होंने खुद कपड़े दिए। हाँ, सब पता है मुझे। अपने पति को मेरे ससुराल की उतरन पहना रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भाभी, हमारे पास ज्यादा कपड़े नहीं है, हमें बस थोड़ी मदद चाहिए थी। मदद? ये मदद नहीं है, ये तुम्हारी आदत बन चुकी है, हर बार कुछ ना कुछ चाहिए होता है। भाभी, वो मेरा मायका भी है, मुझे वहां से मदद लेने का हक है। मदद लेने और बोझ बनने में फर्क होता है ननद रानी। आखिरी बार कह रही हूं, मेरे ससुराल की उतरन पहनना बंद करो। अगर फिर से कुछ मांगा ना तो अंजाम बुरा होगा। रानी धमकी देकर चली गई। उनकी सारी बातें पंकज ने सुन ली थी। वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो गया था। जया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हमारी हालत की वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है। मैं एक अच्छा पति नहीं बन सका। अरे पंकज, ऐसा मत कहो, आपने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की है। हालात मुश्किल है, लेकिन हमें मिलकर इनसे लड़ना होगा। मुझे लगता है मेरी गरीबी की वजह से ही रानी भाभी तुम्हें इतना कुछ कह रही है। मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ। पंकज, आप चिंता न करो, हम मिलकर कुछ न कुछ हल निकाल लेंगे। अब मैं अपने घर के हालात सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। पंकज ने अपने घर के हालात सुधारने के लिए अपनी किराना की दुकान में अधिक समय देना शुरू कर दिया। वो सुबह से रात तक काम करता, लेकिन दुकान की आमदनी में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आर्थिक स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। जया, मैंने हर संभव कोशिश की है, दुकान में अधिक समय देकर भी कुछ नहीं बदल रहा। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। पंकज, मैं मानती हूँ कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो। सब्र रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पंकज ने नौकरी ढूंढने की भी कोशिश की। वो हर जगह गया, हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। जया, मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही, हर जगह से मना कर दिया गया। मैं क्या करूं? हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। पंकज, हमें हार नहीं माननी चाहिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अंत में पंकज बहुत दुखी हो गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही है और वो अपनी पत्नी और परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। जया, मैं बहुत थक गया हूँ। हर संभव कोशिश करने के बाद भी हम इस हालात से निकल ही नहीं पा रहे।
जया ने पंकज को सांत्वना दी और फिर उसने एक नया रास्ता सोचा। उसने पंकज से अपनी पढ़ाई की बात करी। पंकज, मुझे एक बात बतानी है। मैं स्कूल में टॉपर थी। अगर मुझे पढ़ाई करने का मौका मिले तो मैं बैचलर डिग्री लेकर नौकरी कर सकती हूँ। जया, ये तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि हम अपने रोज़मर्रा के खर्चे पूरे कर सकें। पंकज, मैं सरकारी एंट्रेंस एग्ज़ाम दूंगी और सरकारी कॉलेज में पढ़ाई करूंगी। वहाँ फ़ीस भी बहुत कम होती है, इसलिए मैं अपने भैया से उधार ले लूँगी। उधार इसलिए ताकि उन पर कोई एहसान ना रहे और भाभी को भी बुरा ना लगे। पंकज ने जया की बात पर विचार किया। उसे ये सोचकर थोड़ी राहत मिली कि जया की पढ़ाई से शायद उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। जया, तुम सही कह रही हो। अगर तुम सरकारी कॉलेज में पढ़ाई करोगी तो हमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, और भैया से उधार लेने की बात भी सही है। हाँ पंकज, मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करूंगी और एक अच्छी नौकरी पाने की कोशिश करूंगी। हमें बस थोड़ा समय देना होगा और एक दूसरे का साथ देना होगा। पंकज और जया ने इस निर्णय पर सहमति जताई। जया ने अपने भाई से उधार लेने का फैसला किया और पढ़ाई के लिए तैयारी शुरू कर दी। जया ने कड़ी मेहनत के साथ सरकारी एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया। उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और हर दिन कॉलेज जाने लगी। ये खबर जब रानी के कानों तक पहुंची तो वो उससे मिलने आई। वाह जया, अब तो तुम बड़ी स्टूडेंट बन गई हो। लगता है पढ़ाई का शौक अभी तक गया नहीं है। हाँ भाभी, मैंने सरकारी कॉलेज में एडमिशन लिया है। बस अपने घर के हालात सुधारने के लिए ये सब कर रही हूँ। सरकारी कॉलेज? हाँ हाँ, जानती हूँ, वहाँ तो कोई भी जा सकता है। लेकिन सच कहूँ, तुम्हारी पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला। आखिरकार तुम्हें घर का काम ही करना है। भाभी, मुझे बस एक मौका चाहिए। मैं मेहनत करूँगी और अच्छी नौकरी पाने की कोशिश करूँगी। अरे छोड़ो भी, तुम जैसी लड़कियों का काम है सिर्फ घर संभालना। ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। भाभी, आपके ताने मुझे और मजबूत बनाते हैं। मैं आपकी इज्जत करती हूँ और आपके आशीर्वाद से मैं सफल होकर दिखाऊंगी। रानी की तीखी बातों के बावजूद जया ने धैर्य और सम्मान बनाए रखा। ये देखकर रानी पैर पटकती वहां से चली गई। समय गुजरा और जया ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और जल्द ही उसे टैक्स विभाग में नौकरी मिल गई। उसकी मेहनत और लगन ने आखिरकार रंग लाया और उसके घर की आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा। जया, तुम्हारी नौकरी से हमारे घर की हालत कितनी सुधर गई है। अब हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ती। हाँ माँ जी, भगवान का शुक्र है कि हमारी मेहनत रंग लाई। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। जया ने अपनी नौकरी से पहली तनख्वाह मिलने के बाद अपने भाई का उधार भी चुकाया। भैया, ये लीजिए आपके पैसे। आपने जिस समय मेरी मदद की वो मैं कभी नहीं भूल सकती। ये मिठाई आपके लिए। जया, तुमने ये सब बहुत जल्दी हासिल कर लिया। मुझे तुम पर नाज है बहना। रानी, जो अब भी जया से जलन रखती थी, इस मौके पर भी ताने मारने से पीछे नहीं हटी। बड़ी आई उधार चुकाने वाली। अब नौकरी मिल रही है तो ये सब दिखावा कर रही है, लेकिन याद रखना ये सब हमारे बिना मुमकिन नहीं था। भाभी, मैंने कभी आपकी मदद को नहीं भुलाया। मैंने अपनी मेहनत से सब पाया है और आपका उधार भी चुका दिया है। हाँ हाँ, अब तो तुम बड़ी अफसर बन गई हो, लेकिन ये मत भूलो तुम्हें ये नौकरी मेरे और तुम्हारे भाई की वजह से मिली है। अरे चुप भी हो जा, जब देखो तब ऐसी कड़वी बातें करती रहती है। पंकज और जया अब एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधर चुकी थी और वे दोनों खुशहाल थे। एक दिन जया और पंकज ने यश से मिलने और परिवार को कुछ गिफ्ट्स देने का निर्णय लिया। जया, चलो भैया और भाभी से मिलने चलते हैं। बहुत दिन हो गए ना उनसे मिले। ठीक है पंकज, मैं उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी ले लूँगी। दोनों यश के घर पहुँचे, लेकिन यश घर पर नहीं था। रानी और प्रेमलता ही थे। प्रेमलता ने अपनी बेटी और दामाद को देखकर खुशी से उनका स्वागत किया। जया, पंकज, आओ बैठो। कितने दिनों बाद मिल रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है तुम दोनों को देखकर। माँ, हम आपके लिए और भैया भाभी के लिए कुछ गिफ्ट्स लाए हैं। जया ने गिफ्ट्स निकालकर रानी और प्रेमलता को दिए। प्रेमलता खुश होकर गिफ्ट्स देखने लगी, लेकिन रानी बोली, गिफ्ट्स लाकर क्या दिखाना चाह रही हो जया? नया नया पैसा आया है तो हमें दिखाने आई हो? हमारे पास तुमसे 100 गुना ज्यादा है। भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सिर्फ आप सबके लिए कुछ लाने का सोचा बस। रानी, ऐसा मत बोलो। जया और पंकज ने हमारी खुशी के लिए ये सब किया है। वो लोग गिफ्ट्स देकर वापस आ गए। फिर एक दिन जया को अपनी जॉब के दौरान पता चला कि उसे एक जगह रेड करने जाना है जहां बहुत सारा काला धन होने की उम्मीद है। वो टैक्स ऑफिसर और पुलिस को लेकर निकल पड़ती है, लेकिन जब गाड़ी उसके मायके पर जाकर रुकती है तो वो हैरान रह जाती है। गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? यही एड्रेस है मैम। ओह अच्छा, ठीक है। मैडम, हमें अंदर जाने की अनुमति दे।
हाँ चलिए। जया ने दिल पर पत्थर रखा और गाड़ी से उतरकर अपने मायके में रेड करने पहुंची। जया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी, हमें एक शिकायत मिली है और हमें यहाँ छापा मारने का आदेश मिला है। कृपया हमें अपना काम करने दें। जया और उनके साथियों ने घर की तलाशी ली और उन्हें भारी मात्रा में नकदी मिली, जो यश की घोषित आय से कहीं अधिक थी। जया को तुरंत समझ में आ गया कि रानी का ये दावा सच था जब उसने कहा था कि उसके पास 100 गुना ज्यादा पैसा है। जया, ये सब मत करो, मैं तुम्हारा भाई हूं। बेटा, ये सब बाहर मत जाने दो, हमारी बहुत बदनामी होगी। तुम्हें क्या मिला हमारे खिलाफ जाकर? ये सब हमारे परिवार का है। माँ, भैया, भाभी, मैं अपने कर्तव्य के प्रति बाध्य हूँ। मैं कानून के खिलाफ नहीं जा सकती। लेकिन आई एम सॉरी भैया। जया ने अपनी भावनाओं को काबू में रखा और अधिकारियों को निर्देश किया कि वे नकदी को जब्त करें। परिवार के सदस्यों के विरोध के बावजूद जया ने अपने कर्तव्य का पालन किया। हालांकि रानी और यश ने जया को समझाने की कोशिश की, लेकिन जया अपनी बात पर अड़ी रही। जया, ये सब बंद करो, हम तुम्हारा परिवार है, हमें बचाने की कोशिश करो। जया, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज हमें माफ कर दो, पर ये सब बंद करो। भैया, भाभी, मैं ये सब गुस्से में नहीं कर रही हूँ, ये ऊपर से आदेश है, मुझे अपना फर्ज निभाना ही होगा। रानी ने जया को बहुत रोका, उसकी आंखों में आंसू थे। जया, प्लीज एक बार और सोच लो, हम तुम्हारे अपने हैं। जया ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों के आंसू पोंछे। भाभी, बस एक बात कहना चाहूँगी। जिसे आप अपने ससुराल की उतरन कह रही थी, वो वास्तव में आपके ससुराल का काला धन था। जया ने पुलिस को इशारा किया और उन्होंने यश को जांच के लिए हिरासत में ले लिया। यश और रानी की आंखों में निराशा थी, लेकिन जया ने अपने काम से बेईमानी नहीं की। यश, आपको हमारे साथ चलना होगा, ये जांच का हिस्सा है। जया, प्लीज इन्हें रोक लो। भाभी, प्लीज मुझे अपना काम करने दे। जाने दे रानी, गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। यश को पुलिस ले गई और जया ने एक आखिरी नज़र अपने परिवार पर डाली। उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी, लेकिन उसके दिल में एक भारी बोझ था। वो जानती थी कि उसने सही किया, लेकिन परिवार के दर्द को देखकर उसका दिल टूट गया था।